साफ़ पीने का पानी। लोगों को साफ़ पीने का पानी नहीं मुहैया है। जिस तरह का पानी यहाँ पे आता है वो ऑलमोस्ट सीवेज जैसा महकता है। कूड़ा आज तक जो है, गलियों में आप चले जाइए तो कुछ जगह के तो कूड़े हम लोग कहते हैं कि हमारे बचपन से वो कूड़ा हम देखते चले आ रहे हैं। पिछले 30 साल में वो कूड़ा उठा नहीं है, वहीं पे बना हुआ है लगातार। गोलागंज की सड़क 14 साल से नहीं बनी है। हैदर कैनाल जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीचों बीच से गुजरता है, वहाँ हर साल बरसात में बाढ़ आती है और घरों में पानी भर जाता है सीवेज का। और वो स्लम में रहने वाले लोग जो आपके घर को चमकाते हैं, जो आपके कपड़े साफ़ करते हैं, जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के आप उनकी नीतियाँ तय करें, उन लोगों को हर बार इस सीवेज के पानी के साथ डील करना पड़ता है और कोई झांकने नहीं जाता है। तो ये तमाम मुद्दे ही पहले मॉनसून से पहले अपने कार्यकाल में नाला वो कवर किया जाएगा, कूड़े का मैनेजमेंट किया जाएगा। ऑक्सीजन के लिए हाँफते हुए कोरोना काल में कितने लाशें गिरी हैं इसी विधानसभा में, और जगह भी गिरी हैं। मोहल्ला क्लिनिक को इक्विप किया जाएगा, वहाँ पे सेमी आईसीयू की कोशिश की जाएगी कि सेमी आईसीयू बेड्स रहें कम से कम, ताकि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में, जिस तरह से, मैं ये नहीं कहती उनका काम किसी तरह से कम था, लेकिन उनके ऊपर जितना भार हुआ पड़ा है क्योंकि सरकारी अस्पताल उस तरह से इक्विप्ड नहीं थे, मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे। लखनऊ को हमें प्राथमिकताएं तय करनी पड़ी। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा की मुहिम जनता के मुद्दों को उजागर करना, जनता के मुद्दों को एक मंच देना, और इसी मुहिम के साथ हम उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं, वहां के प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं और उसी के साथ मौजूदा वर्तमान में जो विधायक हैं उनसे बातचीत करें और जनता से भी समझ रहे हैं कि धरातल पर कितनी सच्चाई। और इसी सिलसिले में एक खास शख्सियत हमारे साथ है। लखनऊ मध्य में हम पहुंचे हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सदफ जाफर जी हमारे साथ हैं। और मैं बता दूं, इससे पहले भी सीएए प्रोटेस्ट में 19 दिन जेल में रहीं, लाठियां भी खाईं और अपने हक के लिए फिर भी आवाज़ उठाती रहीं और जनता के लिए भी बेहद काम करती रही हैं। चलिए उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू लखनऊ। वेलकम। थैंक यू मैम। मैम, बहुत बड़ा स्ट्रगल आपके लिए रहा होगा, जैसे कि शुरुआत से आप काम करती रही हैं और आपके स्ट्रगल को देखते हुए आज लोगों की सेवा करते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता से आज एक प्रत्याशी आप हैं, एक चेहरा आप हैं, एक लीडर के रूप में आप आई हैं। वाकई में ये कहीं ना कहीं देखिए लोगों के लिए एक आइडल भी आप रही होंगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा आपका संघर्ष हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगर आप एक माँ और एक टीचर के साथ पहचान के साथ काम करती हैं तो आप उन सारे तमाम संघर्षों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाती हैं जो आम तौर पे महिलाएं झेलती हैं। मैं जो हूँ वो लगातार लखनऊ में एज अ टीचर भी काम किया मैंने, क्योंकि ऐसे स्कूलों में काम किया जहाँ पे पेरेंट्स और उनके असर जो पड़ते हैं घर के माहौल के बच्चों के ऊपर, फिनेंशियल माहौल और बाकी तमाम स्ट्रेसेस का, उसको भी मैंने बहुत क्लोजली समझने की कोशिश करी थी। जो संविधान में पढ़ा रही थी वो कहीं ना कहीं 2017 के बाद मुझे लगा कि यूपी में उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। जो ठोक दो की राजनीति थी, बदला लेंगे की राजनीति थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा दरार डाल रही थी। नफ़रत धीरे धीरे लोगों के मन में घर कर रही थी और साथ ही साथ एक जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो मूल ज़रूरतें हैं, उनको लगातार कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था। ऐसे में मुझे लगा कि मैं सिर्फ टीचिंग से काम नहीं चलेगा, तो मैं एक्टिविज़म में आ गई। तमाम ऐसे जो मॉब लिंचिंग हुई या कालबुर्गी जी, गौरी लंकेश जी, आसिफा नन्ही सी बच्ची जिसको मार दिया गया, इन तमाम लोगों की हत्याओं पे मैंने यहाँ पे आंदोलन को लीड किया। फिर मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए जिस पार्टी के दम से हम लोगों ने तमाम लोगों के साथ मिलके एक स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा और जीता। फिर उसी मुहाने पे आके मुल्क खड़ा हो गया है और मुझे कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया और पार्टी ने सराहा मेरे काम को। लगातार पार्टी में रहते हुए भी मैं एज अ पार्टी वर्कर भी मैं संघर्ष करती रही और मुझे खुशी है इस बात की कि प्रियंका जी ने इस बात को आइडेंटिफाई किया, एक्नॉलेज किया और सराहा। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर राजनीति में आगे आ रही हैं, जो एक अच्छी बात है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी लखनऊ
मध्य विधानसभा की। अभी आपको क्या लगता है मैम, आप इतने लंबे समय से यहाँ पे रही हैं, क्या क्या कमियाँ नज़र आती हैं और आप बड़ी प्राथमिकता के साथ उन्हें परिपूर्ण करना चाहते हैं? देखिए, हम जब बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ जो है वो कैपिटल सिटी है उत्तर प्रदेश का, मतलब कि उसका दिल है। और उसका लखनऊ का दिल जो है वो लखनऊ सेंट्रल है, जहाँ से मैं कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ पे सारे एमएलए एमपीज़ के निवास हैं, यहाँ पर तमाम ऐसे ऑफिसेज़ हैं सरकारी, यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। इन तमाम चीज़ों के आईएएस ऑफिसर्स यहाँ रहते हैं बहुत सारे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप खुद सोचिए कि क्या यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। साफ़ पीने का पानी, लोगों को साफ़ पीने का पानी नहीं मुहैया है। जिस तरह का पानी यहाँ पे आता है वो ऑलमोस्ट सीवेज जैसा महकता है। कूड़ा आज तक जो है, गलियों में आप चले जाइए तो कुछ जगह के तो कूड़े हम लोग कहते हैं कि हमारे बचपन से वो कूड़ा हम देखते चले आ रहे हैं। पिछले 30 साल में वो कूड़ा उठा नहीं है, वहीं पे बना हुआ है लगातार। गोलागंज की सड़क 14 साल से नहीं बनी है। हैदर कैनाल जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीचों बीच से गुजरता है, वहाँ हर साल बरसात में बाढ़ आती है और घरों में पानी भर जाता है सीवेज का। और वो स्लम में रहने वाले लोग जो आपके घर को चमकाते हैं, जो आपके कपड़े साफ़ करते हैं, जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के आप उनकी नीतियाँ तय करें, उन लोगों को हर बार इस सीवेज के पानी के साथ डील करना पड़ता है और कोई झांकने नहीं जाता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इसको मैंने वादा किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों से कि पहले मॉनसून से पहले अपने कार्यकाल में नाला वो कवर किया जाएगा, कूड़े का मैनेजमेंट किया जाएगा। ऑक्सीजन के लिए हाँफते हुए कोरोना काल में कितने लाशें गिरी हैं इसी विधानसभा में, और जगह भी गिरी हैं। मोहल्ला क्लिनिक को इक्विप किया जाएगा, वहाँ पे सेमी आईसीयू की कोशिश की जाएगी कि सेमी आईसीयू बेड्स रहें कम से कम, ताकि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में, जिस तरह से, मैं ये नहीं कहती उनका काम किसी तरह से कम था, लेकिन उनके ऊपर जितना भार हुआ पड़ा है क्योंकि सरकारी अस्पताल उस तरह से इक्विप्ड नहीं थे, मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे। लखनऊ को हमें प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी। लखनऊ की प्राथमिकता मेट्रो है कि सरकारी स्कूल हैं बेहतर, सरकारी अस्पताल हैं बेहतर। तो शो ऑफ नहीं चाहिए, लोगों की मूल ज़रूरतों के ऊपर काम करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका जी ने दिया, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगी और राजधानी का तो आपने जिक्र कर ही लिया। अभी महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा आप महसूस कर पा रही हैं? आप बताइए ना कि कितनी सुरक्षा है। सेंगर, कुलदीप सेंगर जो है वो बलात्कारी है, और जब उसके ऊपर कहा जाता है उसके ऊपर पुलिस पूरा संरक्षण देती है। अगर मीडिया और कांग्रेस नहीं होती तो शायद वो सलाखों के पीछे नहीं जाता। उसके बाद भी उसकी माँ के साथ जो जुल्म किया गया, उसका आधे से ज़्यादा परिवार मार दिया गया, उसका वकील मार दिया गया, उस लड़की को एक गुमनामी की ज़िंदगी में ढकेल दिया गया। जबकि कुलदीप सेंगर जो है वो एसपी ऑफिस के बाहर शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। चिन्मयानंद के केस में आपने देखा कि लड़की केस वापस लेने पे मजबूर हुई। आपने देखा कि हाथरस में आधी रात को उस लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। एमपी एमएलए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम लोग वहां गए। उनके साथ पुलिस ने किस तरह की बदसलूकी करी। अगर वो चाहते तो ये बदसलूकी उन रेपिस्ट के साथ करते, उन मर्डरर्स के साथ करते, जो पूरी शक्ति लगा दी गई मामले को दबाने में। डीएम खुद बैठ के मामला हल करवा रहा था वहाँ पे। जिस तरीके से ट्रक यहाँ पे सड़कों, किसानों के ऊपर जो है वो रौंद दिए गए, उनके कलेजे सीने के ऊपर से चढ़ा दिए गई थार। तो देखिए, अगर घर का मर्द भी मारा जाता है तो भी डायरेक्टली औरत अफेक्टेड होती है। ये मत समझिए कि सिर्फ मर्द मरे। अगर मर्द मारे गए फेक एनकाउंटर में और तमाम तरीके से, एनकाउंटर पहले भी होते थे, लेकिन जिस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी गई, जिस तरीके से बदले की राजनीति करी गई, उससे औरतों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप औरतों की ये हालत कर रखी है। स्वाति सिंह जो हैं, उनका खैर टिकट कट गया, उनके ऊपर क्या कहा जाए, वो वहाँ पे महिला बाल कल्याण मंत्री थी। कभी तो उनकी आत्मा जगती, कभी तो मुँह खोलती। भाजपा में जो हमारे यहाँ लड़की अगर लड़ सकती है तो लड़की अपने पार्टी फोरम में भी आवाज़ उठा सकती है। गलत देखती है तो बोल सकती है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो। लेकिन यहाँ पे औरतें, भाजपा में और सपा में औरतें दिखाई तो देनी चाहिए पर सुनाई नहीं देनी चाहिए।
तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सशक्त किया है। जो महिलाएं अपने निजी जीवन में लड़ी हैं, आवाज़ उठाई है, संघर्ष किया है, उन औरतों को आइडेंटिफाई करके टिकट दिया गया है कि जब अपने लिए लड़ी तो जाओ जाके समाज के लिए लड़ो, जिसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। इस डिसीजन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज जाति और धर्म के आधार पे जिस उत्तर प्रदेश में राजनीति होती थी, वहाँ पे महिलाओं को प्रियंका गांधी जी ने सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। हर मुद्दा उनके बारे में होगा, उनके इर्द गिर्द होगा, इसीलिए उनके लिए एक एक्सक्लूसिव मैनिफेस्टो जो है वो लाया गया है उनको सशक्त करने के लिए। बिल्कुल, मैं वैसे इस मुद्दे पे आना नहीं चाह रही थी। अब जाति धर्म की आपने बात की, अब राजनीति हो और जाति धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, आप तो इस बात से अच्छे से वाकिफ़ होंगी। आप खुद कहीं ना कहीं जिस समुदाय से तालमेल रखती हैं, ये लगता है कि एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में होगी, खासकर जैसे पिछड़ा वर्ग की हम बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय की हम बात करते हैं, उनके लिए अभी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से बहुत खफा चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो रखी है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, खुशी दुबे 17 बरस की बच्ची को जेल में डाल रखा था। वो किस समुदाय से आती थी? वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती थी कि वो पिछड़े वर्ग से आती थी? जालिम जब जुल्म करता है तो जाति नहीं देखता है, वो तो कमज़ोर को दबाता है, वो असहाय को दबाता है, वो सिर्फ अपने लिए राजनीति करता है, वो अपने पावर के लिए सारा करता है। तो यूपी में हर कोई प्रताड़ित है, ब्राह्मण प्रताड़ित है, जितने दलित हैं वो प्रताड़ित हैं, ईसाई प्रताड़ित हैं, सिख प्रताड़ित है, युवा प्रताड़ित हैं, महिला प्रताड़ित है, छात्र प्रताड़ित हैं। कौन प्रताड़ित नहीं है? आपने कोरोना काल में कहा कि भाई घर से पढ़ाया जाएगा, हर क्या इंसान के पास स्मार्टफोन था? आपने मुहैया कराया था। स्मार्टफोन जो मुहैया अब कराया है, उसमें भी स्मार्टफोन ऐसा आपने दिया है कि जिसमें खोलते ही सबसे पहले आपके दर्शन होते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी हर एक्टिविटी ट्रैक की जा रही है। तो बात सीधी सी ये है कि कोई ऐसा वर्ग उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में नहीं है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश हो। जिस तरीके से लगातार दमन किया गया है, बदले की राजनीति की गई है, वो बिल्कुल साफ जाहिर करता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुंचाकर, नफ़रत का चश्मा पहनाकर, जाति के आधार पर लड़वाकर प्रदेश को तबाह करने का काम कर रहा है। वरना 4.5 साल में उद्योग लगे होते, 4.5 साल में एम्स बने होते, 4.5 साल में और IIM आए होते, 4.5 साल में कुछ तो किया होता। किया क्या इन्होंने, सिवाय हमें नफ़रत की अंधेरी रात में ढकेलने के। चलिए, मुद्दे तो आपने वैसे गिनाए हैं, आपको हाथों पे याद है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ज़मीन पे काम करती हैं, लेकिन अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं कि मैं कह सकूँ कि मैं जीत ही जाऊँगी। जनता प्यार कर रही है, जनता बहुत हाथों हाथ ले रही है। जनता को एक यंग डायनामिक महिला की तलाश थी जो उनके मुद्दों पे बात कर सके, जो एक माँ हो, जो एजुकेटेड हो, जो टीचर हो। यहाँ ना धर्म काम करता है, ना जाति काम करती है। आपके लिए संघर्ष करने वाली, आवाज़ उठाने वाली महिला आपके बीच में है। अब जनता को तय करना है कि वो किसको तय करेंगे। एक ऐसे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जो स्वयं मंत्री रहे लेकिन मंत्री होने के कार्यकाल के दौरान कुछ भी नहीं किया, कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकले, अपनी जान बचाते रहे, जिन्होंने राशन नहीं बांटा, दवा नहीं बांटी, आवाज़ नहीं उठाई। घंटाघर आंदोलन यहाँ लखनऊ में होता रहा, ओस में औरतें बैठी रहीं, एक दिन झांकने नहीं गए। तो आप एक ऐसे समाजवादी के आदमी का साथ देना चाहते हैं या किसी पार्षद का साथ देना चाहते हैं जिसको नया नया टिकट मिला है? क्योंकि इनके मंत्री ब्रिजेश पाठक, वो तो लॉलेसनेस इतनी बढ़ी हुई थी उत्तर प्रदेश में कि वो अपनी ही सीट छोड़ के भाग गए हैं और किसी पार्षद को जो है वो दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वॉकओवर है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर जनता ठान लेगी कि इस बार विकास सचमुच होगा। उन्हें फिर से टिकट दे दिया बीजेपी ने? कहाँ दिया? दिया है, कहीं और दिया है। वो तो टिकट बदलने का काम किया है। भाई उनको आंसू तो पोंछना ही था ना, वरना वो तो धमकी दे रहे थे वो किसी पार्टी में चले जाएंगे, तो उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं टिकाना था। लेकिन उन्होंने मध्य में क्या किया? पीने का पानी नहीं दे पाए, कूड़ा नहीं उठवा पाए, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा शहर खुदवा दिया, जहाँ पे एक लाल झंडी तक नहीं है कि लोग गिर गिर के गड्ढों में मर रहे हैं। तो ऐसे मंत्री, और लॉ के मंत्री थे वो बेचारे। आप देखिए कि लॉलेसनेस आज कहाँ पहुँच गई है कि बलात्कारी, फिरौती लेने वाले, लुटेरे,
जो है वो इफरात घूम रहे हैं। पुलिस को आपने इतनी बंदूकें पकड़ा दी गई हैं कि पुलिस वाले जो है मुंह से ठाए ठाए करते घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये आपके लॉ मिनिस्टर का हाल था। विकास दुबे जिसको इनकाउंटर करके मारा, उसको गलबैयाँ करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। तो ये तो आपके मंत्री थे जिनको सीट छोड़ के भागना पड़ा। आप किसी पार्षद को सुना है पकड़ के लेकर आए हैं जिताने के लिए। तो देखते हैं कि जनता किसको चुनती है, एक ऐसी महिला को जो उनकी आवाज़ उठा रही है, या एक ऐसे आदमी को, या एक ऐसी पार्टी को जो सिर्फ मान के चल रही है कि इनके पास कोई चारा नहीं है लोगों के और हमें जिता देंगे, तो या धर्म और जाति के आधार पे हम जीत जाएंगे। तो ये जनता को तय करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सदफ जाफिर जी, जो अभी कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं और खूब काम यहाँ करती रही हैं। लखनऊ सेंटर से इनको टिकट तो दे दिया गया, लेकिन क्या यहाँ लखनऊ मध्य की जनता वो प्यार दे पाएगी, जीत हासिल होगी, या इस बार भी कितना कड़ा मुकाबला होगा, देखना रहेगा। चलिए खैर, ये 10 मार्च को तय होगा, लेकिन उससे पहले और भी तमाम विधानसभाओं में फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।